जिन मांगों को लेकर, जिन चीजों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर आप आमरण अनशन कर रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरी तरह से आपकी इन मांगों से न केवल सहमत है, बल्कि आपकी सभी मांगों में हम लोग इस संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं। गीतम भाई, धर्मेंद्र भैया उत्तर प्रदेश से हमारे ओबीसी से आते हैं। मैंने बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कभी भी आप संसद के अंदर का आप भाषण निकलवाना, ओबीसी के कौन बोला है संसद के अंदर? तो केवल दो ही नाम आते हैं दोस्तों, माननीय मनमोहन सिंह जी और माननीय हमारे उमा भारती। इनने जजपी के साथ बोला था, जजपी के साथ इन्हें अवॉइड है नहीं, वहां संसद के अंदर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है उठाने की। केवल आप लोगों से तो वोट दिया जाता है, राज्य बोलो करते हैं। बहुत समय हो गया इस चीज को, बहुत समय। आज के दौर में आमरण अनशन करना, जब वो सरकारें हुआ करती थी किसी जमाने में, जिन सरकारों के अंदर संवेदनाएं होती थी, मानवीय लोकतंत्र के प्रति जज्बा होता था, उन सरकारों के सामने मैं समझता हूं आमरण अनशन करना एक बहुत मजबूत हथियार होता था। लेकिन ये संवेदनहीन लोग, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोग, और इनका चरित्र दिल्ली की सरकार से लेके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए देश के किसी इलाके में चले जाइए, तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जितना संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी है, उतनी हिंदुस्तान में कभी कोई दूसरी पार्टी संवेदनहीन नहीं रही है। और ऐसे संवेदनहीन लोगों के सामने भाई गीतम जी, आपने आमरण अनशन का फैसला लिया, ये आपकी बहुत ही हिम्मत का काम है। आपकी इस हिम्मत को हम सलाम करते हैं, हम बधाई देते हैं आपको कि आपने हिम्मत का काम किया। क्योंकि आमरण अनशन, बापू ने कहा था, ये नैतिक ताकत है, नैतिक बल है। जब कोई व्यक्ति आमरण अनशन करता है और उसका स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ होना शुरू होता है, तो बड़ी से बड़ी सरकारें झुक जाया करती हैं। बापू ने इसी अस्त्र का उपयोग करके, जिन अंग्रेजों का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उन अंग्रेजों को भी झुकाने का काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन के माध्यम से किया। लेकिन ये संवेदनहीन लोग, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, ये इस आमरण अनशन की भावना को नहीं समझ पाते हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, भाई गीतम जी, आपके बीच मुझे भेजा आपके संघर्ष में शामिल होने का, और मुझे सौभाग्य दिया कि आपके आमरण अनशन को तोड़ाने का मौका पार्टी ने मुझे मौका दिया। गीतम जी, आपने मौका दिया, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। जिन मांगों को लेकर, जिन चीजों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर आप आमरण अनशन कर रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरी तरह से आपकी इन मांगों से न केवल सहमत है, बल्कि आपकी सभी मांगों में हम लोग इस संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं। गीतम भाई, जहां तक आज इस मौके पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए, मुझे एहसास नहीं था, मुझे महसूस होता था कि मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद पूरे हिंदुस्तान की सरकारी सेवाओं में, शिक्षा में, चुनाव की व्यवस्थाओं में 27% आरक्षण मिल गया होगा। लेकिन बाहर है मेरे मध्य प्रदेश के शासकों, इतने दिनों से देश में मंडल आयोग की सिफारिश लागू है, लेकिन आपने 27 की जगह अभी 14 पे ही रोक के रखा है। हम आपसे वादा करते हैं, समाजवादी पार्टी इस मांग को बहुत मजबूती के साथ आपके और आपके पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के बीच, जब तक अपने पिछड़े भाइयों को न्याय नहीं दिला लेंगे, तब तक आपके साथ मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। ये हम पार्टी को आपको भरोसा दिलाते हैं। भाई दामोदर
जी आपने सही सवाल उठाए कुछ और शिकायत की, और शिकायत भी अपनों से होती है। और दामोदर जी आपकी शिकायत को दूर करते हुए आज मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नजर मध्य प्रदेश के उन गरीबों, किसानों, नौजवानों, पिछड़ों पर, उन बेरोजगारों पर जिनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार किया है। ज्यादा मौका तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला है, थोड़ा बहुत आपके भी दल को मिला है, लेकिन न्याय उन्होंने भी नहीं दिया है। इस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी एक मजबूत लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ेगी। ये मैं मध्य प्रदेश के लोगों आपके बीच कहने आया। मध्य प्रदेश के लोगों, ये जातिगत जनगणना जिसका मुद्दा उठा रहे हैं भाई गीतम जी, इस मुद्दे का समाधान 2011 में हो गया होता। मैं 15 साल लोकसभा के अंदर रहा, मैंने लोकसभा में कभी भी इतनी आम सहमति कभी नहीं देखी जितनी 2011 में जाति जनगणना के नाम पर थी। पूरे देश के सभी दल एक थे और सभी की राय थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने उस जाति जनगणना को रोकने का काम किया। मुझे 2019 तक लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला। मध्य प्रदेश के लोगों लगातार इस आवाज को उठाते रहे जो गीतम भाई उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले भी आश्वासन देते रहे और आश्वासन देते देते पिछड़ों को, दलितों को, माइनॉरिटी के लोगों को, आदिवासियों को धोखा देते रहे। लगातार समाजवादियों की मांग रही। आदरणीय नेताजी आज हमारे बीच नहीं है। आदरणीय नेताजी ने सैकड़ों बार देश की संसद में समाज को मजबूती के साथ उठाने का काम किया था कि देश के पिछड़ों की गणना होनी चाहिए, पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, भागीदारी मिलना चाहिए। समाज के हर वर्ग के लोगों को, समाज के हर वर्ग के लोगों को समानता का मौका मिलना चाहिए। ये आवाज आदरणीय नेताजी ने हमेशा उठाई। हाँ चालू है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है, वही हम समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ी है कि नेताजी के हर सपने को हम लोग साकार करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी नेताजी के सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेगी, हर संभव संघर्ष करने का काम करेगी। इससे मैं कहना चाहता हूं, आपकी बहुत गंभीर मांगे हैं भाई प्रीतम जी। जहां आपकी जातिगत जनगणना की मांग है, जहां 27% आरक्षण देने की मांग है, वहीं पिछोर से लेके शिवपुरी जिले के तरक्की और खुशहाली के लिए भी बहुत सारी आपने मांगे की हैं। इन तमाम मांगों को हम लोग अपनी ओर से पूरा का पूरा पुरजोर सहयोग और समर्थन देते हैं और आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। आप संघर्ष की जो भी रूपरेखा तैयार करेंगे, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके मजबूती के साथ खड़ी है। भाई भाषण चल रहा था, अभी दे रहे थे हमारे दामोदर भाई। गीतम जी के साथ, प्रीतम जी के साथ जो अन्याय हुए, अत्याचार हुए, बहुत सारी बातें हुई, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जब मैं आपके बीच आया हूं, आपके सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई अब हम समाजवादियों की लड़ाई है। पहले भाई प्रीतम जी, समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को एक करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, उस बीड़ा में कोई कोर कसर न करना। इस मंच के माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश के उन तमाम संगठन के लोगों को, उन तमाम सक्रिय लोगों का आह्वान करना चाहता हूं जो लोग समाज के पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी की लड़ रहे हैं, दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, या अगले वर्ग के भी हमारे जो गरीब हैं, जो उपेक्षित हैं, जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सभी का मैं इस मंच के माध्यम से आज आह्वान करना चाहता हूं। आओ सब लोग मिलके चलो और एक मजबूत
मुट्ठी के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के समाजवादी नेता माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को ताकत दो। हम लोग ये तमाम अन्याय अत्याचार, ये तमाम शोषण से मध्य प्रदेश की जनता को निजात दिलाने का काम करेंगे। ये मैं भरोसा अपने सभी मध्य प्रदेश वासियों को दिलाना चाहता हूँ। मुझे एहसास है, मुलाकातें होती हैं, बात होती है, मध्य प्रदेश के लोगों का जो शोषण है, जो अन्याय है, जो अत्याचार है, देश की आजादी के 75 साल हो चुके हैं। देश की आजादी के इतने लोकतंत्र आने के बावजूद मध्य प्रदेश के लोगों को, कुछ लोगों को अभी भी घमंड है जैसे कि राजतंत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय नेताजी ने इस तरह की जनता की जितनी भी शोषण की व्यवस्थाएं थी सबको समाप्त करके दिखा दिया। अब मध्य प्रदेश में भी समाजवादी लोग इस तरह के अन्याय, अत्याचार और शोषण जो हमारे दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित किसानों, मजदूरों पर हो रहे हैं, पिछड़ों पर हो रहे हैं, आदिवासियों पर हो रहे हैं, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर हो रहे हैं, बेरोजगार छात्रों पर हो रहे हैं, गरीब माताओं बहनों पर हो रहे हैं, मजदूरों पर हो रहे हैं। इन तमाम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप सबसे प्रार्थना और अपील करता हूँ, आइए अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए और अखिलेश जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता की न्याय और सम्मान की लड़ाई समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। ये हम मध्य प्रदेश के लोगों आपके बीच कहने आया हूँ। मुझे उम्मीद है जहाँ भाई प्रीतम जी जैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, भाई दामोदर जी जैसे लोग जो भले ही दूसरे पार्टी की अपनी सीमाओं में हो, लेकिन कम से कम मुद्दों पर मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। भाई दामोदर जी, मेरी कोई ये नियत नहीं थी आपको टोकने की कि कांग्रेस के लोगों से नहीं करा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा जब लोकसभा में पूरे देश के एक एक सांसद, एक एक दल मांग कर रहे थे कि 2011 में जाति जनगणना करो, तो उस समय के गृह मंत्री जी चिदम्बरम साहब ने कह दिया कि बायोमेट्रिक तरीके से पिछड़ों की जाति जनगणना होगी। बताओ, सबकी जाति जनगणना अलग हो जाएगी। अगर पिछड़ों ने मांग कर ली तो उसके लिए बायोमेट्रिक होगा। पेड़ पौधे गिनोगे, पशु पक्षी गिनोगे, चीते गिनोगे, लेकिन जब हमारे पिछड़ों की बात आएगी तो कहोगे कि बायोमेट्रिक से होना है, आंखों की पुतली से होना है, आंखों की पुतली से होगा, फिंगरप्रिंट लगाए जाएंगे। जैसे कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग कहीं और से आए हो जो उनको वेरिफिकेशन देने की अतिरिक्त जरूरत पड़ जाए। इसलिए मैंने आपके भाषण में टोका। जिस दल में आप रह रहे हैं, स्वाभाविक है दल के नाते आपको निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, लेकिन उस दल की निष्ठा पिछड़ों के साथ नहीं है। ये मंच पे कह रहे हैं। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? भाजपा कांग्रेस ने राज किया है 75 साल, और बताओ पिछड़ों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, कांग्रेस विधायक बेच देते, दलितों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, हमारे आदिवासी भाइयों को न्याय देने के लिए कोई आगे बढ़ाओ, कोई नहीं बढ़ा। जब मंडल आयोग की सिफारिश आई थी तो उस समय की दिल्ली की सरकार, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन खींच के भी गिराने का काम बीजेपी के लोगों ने किया था। कांग्रेस के लोग भी विरोध कर रहे थे। तो चूंकि ये पिछड़ों की मांग विशेष रूप से प्रीतम भाई ने की है, इसलिए मैं इस मौके पर इन बातों को जरूर रखना चाहता था। इसलिए इस मौके पर आज आपने मुझे मौका दिया, बुलाया, मुझे आने का सौभाग्य दिया। भाई प्रीतम जी जैसे संघर्षशील साथी को के आमरण अनशन को तोड़वाने का मुझे सौभाग्य मिला, हमारे साथी विधायकों को मिला। उसके लिए मैं प्रीतम जी और मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार पुनः आपके प्रति अपनी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं देते हुए और आपको ये भरोसा दिलाते हुए कि आपके हर संघर्ष में हम लोग साथ हैं, आपकी मांग में समाजवादी पार्टी साथ है, आपके संघर्ष के जो भी रूपरेखा होगी उसमें हम लोग साथ देंगे। एक वादा हम आप सबसे चाहते हैं, इस बार एक ऐसी मजबूत ताकत बना लो आने वाले चुनाव में कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े,
बल्कि अपने हाथों की कलम में इतनी ताकत ले लो कि अपने भाग्य का फैसला अपने आप लिख लो। इतनी बड़ी ताकत के साथ खड़े हो जाओ मेरे पिछले भाइयों, और नहीं होगे तो हाथ फैलाते रहोगे। प्रीतम जी भाई जैसे लोग संघर्ष करते रहेंगे, आमरण अनशन होते रहेंगे, लेकिन ये गूंगे बहरे लोग, इनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। एक ही रास्ता है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत को पहचानो। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी कहते थे कि जब एक हाथ में उंगली लगती है तो देश का सिंहासन भी कौन बैठेगा, ये आम गांव का किसान मजदूर तय करता है। तो अपनी उस ताकत को केवल पहचानो, और आपकी ताकत है, केवल आपस में बंटने की जरूरत नहीं है। केवल एक बने रहो, एक दूसरे के सहयोगी बने रहो, तो आपका कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। आप खुद अपने हाथों से, अपनी कलम से अपनी तकदीर लिखोगे। बस यही हमारी अपील है, और एक ही रास्ता है, वो रास्ता समाजवादियों का रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता देश में बचा नहीं है। बहुत अजवादी 75 साल, इसलिए आपको उससे अपील करूंगा, आने वाले चुनाव में समाजवादियों को अपना लेना, और समाजवादियों को जब अपनाओगे तो आपकी अपनी कलम होगी, आपके अपना अधिकार होंगे, आपकी अपनी ताकत होगी। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये उम्मीद करते हुए एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। किसानी का समय है। आजकल आदमी किसानी के काम के लिए 500 रुपये भी दिहाड़ी से मिलता है तो वो भी कम है। आप जितने लोग आए हो, जितने भी आप लोग घर काम छोड़ के आए हो, आपके जितना भी पसीना बहाया होगा, यहाँ तक आने में दिक्कत होगी, दोस्तों हमसे मैं ब्याज के आपको वापस करूंगा। धर्मेंद्र भैया उत्तर प्रदेश से हमारे ओबीसी से आते हैं। मैंने बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कभी भी आप संसद के अंदर का आप भाषण निकलवाना, ओबीसी के कौन बोला है संसद के अंदर? केवल 2 ही नाम आते हैं दोस्तों, माननीय मनमोहन सिंह जी और माननीय हमारे उमा भारती। इनने जजपी के साथ बोला था, जजपी के साथ इन्हें अवॉइड है नहीं। वहां संसद के अंदर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है उठाने की। केवल आप लोगों से तो वोट दिया जाता है, राज्य बोलो करते हैं। बहुत समय हो गया इस चीज को, बहुत समय। मेरे को पहले भी 6 साल के लिए निकाला, अब भी 6 साल के लिए निकाल दिया। 12 साल अब 2 साल बचे हैं, चोरी हो रही थी। मेरे भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, जब ईश्वर करता है तो अच्छा करता है। कहीं ने भी काम भगवान के लिए निकाला था, लेकिन उन्होंने भी उद्धार करे थे लोगों के जंगल जाके। इसीलिए मैं और धर्मेंद्र भैया दोनों लोग मिलकर इस आवाज को बुलंद करेंगे। मैं वैसे ही नहीं कह रहा आप लोगों से, तुम्हें 20-25 साल तक आपको देखते देखते हो गए मेरे को। मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता, ना मैं बोलता। इस क्षेत्र को, बुंदेलखंड को, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को हमें धर्मेंद्र भैया की बहुत जरूरत है। और अगर धर्मेंद्र भैया नहीं आए, ध्यान करना, हम यहाँ से सारे लोगों को पद यात्रा करके सिर्फ ही जाएंगे। वहां से धर्मेंद्र भैया मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ, गुना सीट है। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्या है कि मेरे को 15 दिन हो गए अभी, तो इसलिए मैं थोड़े से भी समय में ही खत्म कर दूंगा। आप लोग भी बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग जज्बे वाले हो। हम दोनों भाई मिलकर, 3 भाई हमारे से और मिल रहे हैं, मैं भी नाम नहीं बताऊंगा उनका, और समय आने पर वो भी बता दूंगा। हम 5 पांडवों की तरह आपकी बुंदेलखंड, चंबल संभाग, यहाँ से विदिशा से रीवा, ये बेल्ट के अंदर हम लोग धूम मचा देंगे। 5 हम घर नहीं बैठेंगे। इतने भैया जिंदाबाद, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
इनके अंदर तांडव और लड़ाई देख रहे हैं। आप लड़ाई देख रहे हैं। आप क्या कहोगे? आपको इस लड़ाई में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये साधारण लड़ाई नहीं है, ना ही ये साधारण होने वाली है, क्योंकि एक तरफ पावरफुल लोग हैं, पैसे में, व्यापार में, पुलिस में, नेतागिरी में, कर्मचारी में, ये इतने पावरफुल लोग हैं कि कई लोगों ने तो अभी से सोच लिया कि प्रीतम लोधी की मृत्यु कैसे हो। एक बाबा है बागेश्वर दास का, बागेश्वर दास का, वो क्या करता है, उसके पास अपने यहाँ के कुछ मिलने गए थे। और कौन मिलने गया था? एक फेसबुक बहुत चलाता है, वो फेसबुक बहुत चलाता है, हिंगने मुझने भी जाएगा तो भी उसकी फेसबुक चलती है। अगर वो मुझे जाएगा और बाद में दो चार बूंदे गिरेंगी, उसको भी लिखता है बाद में दो चार बूंदे हुआ। ऐसे एक दिन फेसबुक पे बोलना, चावल बहुत अच्छे बने हैं, बढ़िया अच्छी चीज बनी है, किसी को भूख लगी तो आया मांगे। लड़के ने लिखा बोलना लगा, ये चावल किसके हैं? हमारे तो हैं। मैंने कहा अगर एक मोटा सेवा को करा दो, एक कुत्ता बिरयानी और बना ले और एक कौवा बिरयानी बना ले, फिर मोटा कर देंगे लोगों को। लेकिन उस व्यक्तियों ने ऐसी रेल मारी है पिछोड़ की फेसबुक के जरिए। मैं ब्राह्मण समाज के लोग बहुत कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, लोग मानते हैं, चातर मानते हैं। और मैं जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मछली सारे तालाब को बंद कर देती है। इन दो लोगों ने फेसबुक पे लिख कर पूरे ब्राह्मण समाज की बदनामी बेइज्जती करवा दी। यहाँ का विधायक केपी सिंह, ये और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चला देते, लेकिन केपी सिंह ने तो इनके कंधे पर रखकर तोप चला दी। बड़े मजे से देख रहा है, बड़े मजे से बैठ के नहीं लोग। तुम्हें पता है कि शुरू से ही उसकी राजनीति कैसी है, फूट डालो राज करो। क्या बात है, लड़के बंदे अच्छी लगती है, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, इसी से वो चलता है। लेकिन हाँ, लोग फूटने आ जाते हैं। लेकिन अब की बार नौजवानों में मुझे बहुत शक्ति नजर आ रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा पावर आ रहा है लोगों में। इतने काम के बावजूद इतने लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये बात सही है धर्मेंद्र भैया से, कि धर्मेंद्र भैया यहाँ के लोगों में इतना जज्बा, इतने दिल के पक्के हैं ये लोग। 30 साल से इन लोगों ने इतना झेला है कि शायद कोई अगर सुन लेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी को मरवा दिया, किसी की जमीन जलवा दी, किसी को बिल्डिंग छुड़ा दिया, इतने इसने कर्म किए इन लोगों ने। एक उनके एक दोस्त और आ गए हैं बगल में हमारे में, वो भी दोनों गुरु चेला है। कभी कभी मैं जाता हूँ भोपाल में, छूटते ही हमारे मिश्रा जी कहते हैं, अरे प्रीतम अभी तेरा दोस्त आया था, मतलब मेरे दोस्त बताता है। मैं कहता हूँ दोस्त होता, 15 दिन से मैं सड़क पर भूखा बैठा हुआ हूँ। मेरे भाइयों, दुश्मनों की तरस आ जाता है लोग। मेरे गांव में जाके भूखा बैठ जाएगा तो क्या मैं इसको खाने पाने के लिए पूछूंगा? दुश्मनी की राजनीतिक बात अलग है, एक इंसानियत के नाते की बात कर रहा हूँ। यहाँ का विधायक है 20 साल से, एक दिन भी न इनने न पड़ोसियों ने ये नहीं कहा कि प्रीतम भैया हालचाल पूछो। टेलीफोन पे झूठे पूछ लेते कि प्रीतम भैया क्या क्यों बता रहे हैं। मेरे भाइयों, इतने ये दुष्ट, इतने कड़क दिल के हैं, इनमें रहम नाम की चीज नहीं है दोस्तों, रहम नाम की चीज है। लेकिन दोस्तों ये बात भी तय है, अगर हमारे मतदाताओं ने यहाँ से सोच लिया, पहले तो हम आपसे यही कहूंगा कि सीपरी और गुना से अगर हमारे धर्मेंद्र भैया सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा दोस्तों? कोई माई का लाल नहीं है जो हरा सके दोस्तों। हमें जरूरत है
नहीं आएंगे, क्योंकि इनको खिताब मिला है धरती पुत्र का। ये धरती से रगड़ कर काम करते हैं दोस्तों, हवाइयां नहीं करते ये लोग, मंचों की राजनीति नहीं करते ये लोग। ये लोग हमने देखा है जमीन से जुड़कर, किसान से जुड़कर, गरीबों से जुड़कर काम करते हैं। आपने भी देखा होगा, नहीं चले जाओ पूरे मध्य देश के अंदर, नो तो ठाकुर ग्राम मुख्यमंत्री, नो बड़ी मुश्किल से हमारे धरती पुत्र हमारे मास्टर जी ने बड़ी मुश्किल से इनसे सत्ता ले पाई थी, या एक बार हमारी माया बहन ने ले पाई, लेकिन माया बहन गलती कर दी। माया बहन ने तुरंत कहने लगी ये हाथी नहीं गणेश है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भाइयों ये हम गलती कर गए, इसीलिए हमें ये गलती नहीं करनी है मेरे भाइयों। हमारे क्षेत्र का उद्धार करने के लिए हम धर्मेंद्र भैया को जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। एक फिल्म की शोले रामगढ़ था, हमारे धर्मेंद्र साहब गए थे वहाँ, गब्बर की गैंग उन्होंने खत्म कर दी थी दोस्तों, गब्बर का सफाया कर दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, लगाम किसके हाथ में दे दी, बसंती के हाथ में। तो हम नहीं देंगे, हम इस मध्य प्रदेश की लगाम हम धर्मेंद्र भैया के हाथों में देंगे, भैया के नेतृत्व में हम काम करेंगे दोस्तों। ये बात सही मान लेना, अगर भैया ने हाथ साथ हमने मिलकर काम किया, यही नहीं हम उत्तर प्रदेश में भी डंका बजाएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी हम डंका जमाएंगे। 80-85 सीटें ऐसे ही हैं, 40 ऐसी यहाँ पे तो वास्तव में ही मोदी बाहुल है भैया कुमार। 45 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जो मोदी बाहुल है, मोदी समाज का बीजेपी ने झटका दिया है लोधी समाज के लोगों को। 95% लोधी समाज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बना गया, भारतीय जनता पार्टी को आवाज निकाल दे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने कल्याण सिंह बाबू जी निकाल दी, साक्षी महाराज भाई किसी ने नहीं, गंगा चक्राजपूत निकाल दी किसी ने नहीं, पहले पीतम लोधी निकाल दिया किसी ने नहीं, लेकिन अब की पीतम लोधी को निकाला नौजवानों तुम्हारी आवाज, हम दोनों भाई आपकी आवाज से आवाज मिला रहे हैं दोस्तों, आवाज से आवाज पीछे नहीं कदम सुनेंगे। कई लोग कहते हैं तो भैया चले जाएंगे, अगर जो बात सही है, मैं चला गया तो मैं अपना जीवन को सुधार सकता हूँ, मेरा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन आप लोगों का जीवन अंधकार में चला जाएगा। अगर मैं अपनी सोचूंगा तो चला जाऊंगा, अगर मैंने आपकी सोची तो मैं नहीं जाऊंगा। निर्णय आपका होगा, काम मेरा होगा। हम इस विधानसभा से एक नया इतिहास रचेंगे दोस्तों, नया इतिहास। जो मांगे रह गई है उन मांगों को हम यहाँ से पदयात्रा करेंगे और दिल्ली जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अधिकारियों के बारे में अवगत कराना है, यहाँ के नेताओं के बारे में अवगत कराना है। तो दोनों कांग्रेस बीजेपी के नेता मैं ले रहा घोड़ी तेरी, तू ले जा मेरी, मैं कह रहा तेरी, मैं तू कह रहा मेरी, ये चलता है दोस्तों। इसीलिए इनकी सारी करतूतें मैं दिल्ली में जाकर रखूंगा दोस्तों, और इनकी सारी चीजें बयान करूंगा। इस विधानसभा में 30 साल से कितना पैसा आया है, कितना काम हुआ है, इसीलिए घबराते हैं। कितने मास्टर नकली मार्कशीटों पर लगे हुए हैं जो 70,000 रुपया थूक लगा के गिनते हैं दोस्तों। सौ को चप्पल चटकाने घूम रहा है, BA चप्पल चटकाना घूम रहा है दोस्तों, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए लड़ाई हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगी, लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अरे श्रीलंका में जाकर देख लो, नेता सुन नहीं रहे थे, जनता पब्लिक राष्ट्रपति अपने ही घर में पीछे दरवाजे निकल के हेलीकॉप्टर से भाग गया, आपने टीवी पर देखा होगा। उनके पलंग पे बढ़िया सो रहे थे लोग, बढ़िया बियर पी रहे थे, बढ़िया वाली दारू पी रहे थे, उनका एक स्विमिंग पूल था उसमें नहा रहे थे, उसकी जो चीजें थी बड़े ऐश ला रहे थे। ऐसे ही एक दिन जो कमा कितना कमाई, समझ लो इतना कमा रहे हैं, पूरे रिश्तेदार लगे हैं, सारे लोग लगे हैं, इतना लेके आते हैं, शाम को बैठ के कहते कौन कितना ले आए हैं। जितने भी सब सवेरे निकलते हैं शाम को दे इकट्ठे मांग के लाते हैं, दे इकट्ठे, तो
मिलते हैं गाना लाता है, उसको फिर इनाम दी जाती है। ये गरीबों का खून चूस रहे हैं। पिछोर विधानसभा के लोगों को मैंने, तुमने भी देखा है, वहां जब काम के लिए जाते हैं, हम जब भोपाल में जाते हैं तो इनके मंदिरों पर बाहर ढोक लगाते हैं, मंदिरों में फिर भी दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन इनके दर्शन नहीं मिलते। निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं, कब दर्शन होगा, उनसे कब बात करें, कब बात करें, पता पड़ा पीछे निकल रहे हैं। ये स्थिति, लेकिन मिल भी जाते हैं, इतना धुतकार के भगाते हैं, इतना धुतकार के भगाते हैं, कोई बात नहीं, भगा लेना दोस्तों। और जिस दिन समय आ गया, मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, ये लोग पहले पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के यहाँ ढोक लगाएंगे और पूछेंगे कि तुम भैया को हमारे पास भेज दो, भैया आप लोगों से उस दिन मेरा दिल ठंडा होगा, जिस दिन पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ता की पूछ लगाएंगे। कार्यकर्ता लगता है, वो तो थोड़ी लगते हैं कार्यकर्ता, बूथ पे लगता है कार्यकर्ता घर से निकाल के लाता है लोगों को, कार्यकर्ता से वोट डलवाता है, और वो जो भी कहता है मतदाता, हम तो भैया को वोट दे रहे हैं, आप करिए, हमारा काम करवाइए, हाँ करवाएंगे, हाँ करवाएंगे, पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। और जब हम हार जाते हैं, उसी चौराहे पे कांग्रेसी और ये लोग चाहते हैं, उसका भी को विभाजन उसकी सहना पड़ता है दोस्तों। नेता तो हारे जीते और घरों में घुस जाते हैं, लेकिन लड़ाई हो जाती है। इसीलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को, किशोर के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की चिंगारी देश के अंदर मिलेगी दोस्तों, देश के अंदर। हम दोनों भैया मिलकर चिंगारी को बनाएंगे और एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हम 16 बनाएंगे, इसको बहुत बड़ा 16। तो मेरे भाइयों, समझ आप लोग भद्दे से आए, लेकिन आपको ये खून पसीना आप लोग बहाते हैं, तो इसके लिए हम कर्जदार हैं आपके, और आपका ये खून पसीना हम जाने नहीं देंगे। और जिनने जो अत्याचार किए ना इन लोगों ने जो अत्याचार किए हैं, इनका हम पूरा बदला लेंगे, इनका निश्चित रह लेना। एक एक चीज मैंने अपने दिल के अंदर लॉक करके रखी है कि इनने 30 साल में कितने लोगों के साथ अत्याचार किए, तो इनको हम बराबर देंगे लौटा के। हम किसी का कर्ज नहीं रखते, हमने इनके 30 साल झेले, जो 3 दिन नहीं झेल पाएंगे दोस्तों, 3 दिन हम बात कर लेंगे। मेरे भाइयों, ये स्थिति है। और सोचिए, मैं तो अपने दिल में रखता जा रहा हूँ, लॉक करता जा रहा हूँ, रखता जा रहा हूँ, लॉक करता जा रहा हूँ, कितने अत्याचार अन्याय किए हैं। अगर हमने इनका अत्याचार लौटा दिए तो जी कहेंगे, अरे यार जो हमने दिया वही तो लौटा दिया। नहीं, हम लोग ब्याज सहित देंगे, पूरा ब्याज सहित देंगे दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से नजर कहते हुए भैया को जाना है मेरे भाइयों, और मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा दोस्तों कि इनने जो आप लगाई है, कुछ हम के नेताओं ने पूरे हमारे को बदनाम करके आराम से बैठा देख रहा है। मैं ग्रामीण सभा से, अगर वास्तव में ही तुमको ईमानदार हो और आप पढ़े लिखे हो, आप ज्ञानवान हो, तो जो 2-3 ही ज्यादा नहीं है, ये फेसबुक पे हिस्ट्री शीटर है, फेसबुक पे इनके ये हिस्ट्री शीटर है। पूरी लोग विधानसभा में बैठ के इनको जिला बदर कर देना चाहिए, जिला बदर, तब शांति होगी किशोर के अंदर दोस्तों। स्टेप उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं न जाना कहती हूँ क्यों कि 15 दिन से आपके सामने होंगे, ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों में। अभी हमें हमारे धरती पुत्र माननीय गुलाम सिंह जी का जो श्रद्धांजलि है, हम सब मिलकर एक 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। ये भैया जैसे बोले, हम सब खड़े होकर उनकी श्रद्धांजलि लेंगे, ताकि इस धरती पुत्र के पुत्रों, जिनके चिराग जो हमारे पास आए हैं, इनको भी भगवान सलामत रखे और इनको भी ताकत दे भगवान, हमारे दुष्टों से लड़ाई दोस्तों। लेकिन पता है हमारे भैया हमारा समय लड़ाई लगे तो निश्चित दोस्तों भैया मोदी करेंगे, और भैया सांसद बनेंगे नहीं बनेंगे। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty,
50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.